हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स विद शीतल। आज का हमारा टॉपिक है MCO 015, जो आपका हेल्प कर सकता है एग्ज़ाम में। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ, तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार किस प्रकार विकास के इंजन के रूप में कार्य करता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्व पर चर्चा कीजिए, साथ ही विदेशी व्यापार के कानून ढांचे का वर्णन कीजिए। तो आंसर है, और मैं जिस हिसाब से आपको क्वेश्चन करा रही हूँ, अगर आप उस हिसाब से अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओगे, उस हिसाब से आप अपने आंसर्स लिख के आओगे, तो मैं कह रही हूँ कि आपके गारंटियन आपके जो नंबर है वो नहीं कटेंगे। तो पहले परिचय। परिचय क्या है? एक तो फर्स्ट है परिचय। विदेशी व्यापार से तात्पर्य राष्ट्रीय सीमाओं के पार वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान से है। इसमें निर्यात विदेशी वस्तुओं की बिक्री और आयात अन्य देशों की वस्तुओं की खरीद शामिल है। आधुनिक वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार आर्थिक विकास और राष्ट्रीय समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विदेशी व्यापार को अक्सर विकास का इंजन कहा जाता है, क्योंकि यह आर्थिक विस्तार और प्रोत्साहित करता है, उत्पादकता बढ़ाता है और समग्र विकास को बढ़ावा देता है। विकास के इंजन के रूप में विदेशी व्यापार, अभी इन्होंने बताया था, पूछा था आपसे कि विकास के इंजन में इसका क्या महत्व है। तो विकास के इंजन के विदेशी रूप में इसका व्यापार क्या होता है? विदेशी व्यापार निम्नलिखित तरीकों से आर्थिक विकास में योगदान देता है। फिर आता है बाजारों का विस्तार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, हाँ जी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कंपनियों को घरेलू सीमाओं से परे बड़े वैश्विक बाजारों तक पहुंचन में प्रदान करता है। इससे उत्पादन में वृद्धि होती है और उत्पादन स्तर बढ़ता है। उदाहरण के लिए भारतीय IT कंपनी अपने राजस्व को बड़ा हिस्सा विदेशी ग्राहकों से अर्जित करती है। संसाधनों का कुशल आवंटन। देश उन विदेश वस्तुओं का उत्पादन में विशेषज्ञता हासिल करता है जिसमें उन्हें तुलनात्मक लाभ होता है। इसमें संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है और उत्पादकता बढ़ती है। पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच से बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो पाता है, जिससे प्राप्ति इकाई लागत कम हो जाती है। तो आप इसने बताया कि विकास का इंजन कैसे माना जाता है? जो बाजारों का है वो विस्तार है, वो बड़ा हो जाता है, संसाधनों का कुशल उपयोग हो पाता है। पैमाने की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच से बड़े पैमाने पर उत्पाद संभव हो जाता है। अगर ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार करेंगे तो हम बड़े पैमाने पर बिजनेस करेंगे, उत्पाद करेंगे, जिससे जो प्राप्ति लागत कम हो जाती है और आपको जो लाभ है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर ठीक है, तो इसमें हमें ये पता चलता है कि इसमें कैसे क्या है। फिर है आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है, प्रतिस्पर्धा और दक्षता को बढ़ावा देता है। इससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मजबूती करता है, विशेषज्ञता के माध्यम से उत्पादन लागत में कमी आती है, घरेलू कीमतों को स्थिर करने में मदद करता है। विकासशील देशों में पूंजीगत वस्तुओं के आयात और औद्योगिक विकास के लिए विदेशी व्यापार आवश्यक है। नंबर 4 क्या है? विदेशी व्यापार का कानूनी ढांचा। विदेशी व्यापार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी द्वारा नियंत्रण होता है, जो व्यापारिक प्रथाओं को विनियमित करता है। विदेशी व्यापार विकास एवं विनियम अधिनियम 1992 भारत आयात और निर्यात को विनियमित करने का अधिकार प्रदान करता है। विदेशी व्यापार महानिदेशक DGFT नीतियों को लागू करता है। ठीक है, फिर आता है आपका, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, भारत के विदेशी व्यापार के सामने मौजूद चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। इन चुनौती से निपटने के लिए आप क्या उपाय सुझाएंगे? दूसरा पॉइंट है, क्वेश्चन ही है, भारत के निर्यात की संरचना में हुए परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए, साथ ही निर्यात व्यापार में कमजोर क्षेत्रों को भी इंगित कीजिए। आंसर है, भारत के विदेशी व्यापार के सामने आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण करें और उनके समाधान सुझाएं। फर्स्ट है परिचय। पिछले कुछ दशकों में विशेषकर अधिक आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत में विदेशी व्यापार के उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालांकि निर्यात और आयात में वृद्धि के बावजूद भारत को कोई संरचनात्मक
नीतिगत चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जो उसके व्यापारिक प्रदर्शन को प्रभावित करती है। भारत के विदेशी व्यापार में प्रमुख चुनौतियां। सबसे पहला है भारत व्यापार घाटा। भारत निर्यात से अधिक आयात करता है, विशेष रूप से पेट्रोलियम उत्पाद, सोना और इलेक्ट्रॉनिक सामान। इससे लगातार व्यापार में घाटा बना रहता है। इसमें घाटे की बात की गई है तो सबसे पहला आता है हमारा व्यापार का घाटा जो हो जाता है, जो कि भारत है ज़्यादातर निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है, ना कि इम्पोर्ट। अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे और इम्पोर्ट कम करेंगे तो हमें लॉस होगा, और इम्पोर्ट ज़्यादा करेंगे और एक्सपोर्ट कम करेंगे तो हमें जो है प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो जो भारत है वो ज़्यादातर किस चीज़ में एक्सपोर्ट करता है, मतलब इम्पोर्ट करता है? पेट्रोलियम और सोना और इलेक्ट्रॉनिक सामान। फिर है आयात पर अत्यधिक निर्भरता। कच्चे तेल और कच्चे तकनीकी घटकों पर निर्भरता वैश्विक मूल्य के उतार चढ़ाव में प्रति संवेदनशील बढ़ती है। मैंने बताया था ये जो है वो कच्चा तेल और कच्ची जो उच्च तकनीक होती है वो उसका आयात करता है। विविधीकरण का अभाव। निर्यात कुछ सीमित बाजारों और उत्पादों तक ही सीमित है। कुछ क्षेत्रों पर अत्यधिक निर्भरता भारत को भारी झटके के प्रदान संवेदनशील बनाती है। अवसंरचना संबंधी बाधाएं। खराब रसद अवस्थाएं, उच्च परिवहन लागत और बंदरगाहों की अक्षमताएं निर्यात प्रतिस्पर्धा को दबाव बढ़ाता है। विनिमय दर का उतार चढ़ाव। रुपए में उतार चढ़ाव निर्यात मूल्य निर्धारण का लाभप्रदा को प्रभावित करता है। गैर ट्रैफिक बाधाएं। विकसित देशों द्वारा लागू की गई सख्त गुणवत्ता मानक और व्यापार प्रतिबंध निर्यात वृद्धि की सीमित करते हैं। चुनौतियों को काबू पाने के उपाय। निर्यात विविधीकरण। नए उत्पादों को बढ़ावा दे और निर्यात करें। ठीक है। फिर है भारत के निर्यात की संरचना में परिवर्तन और कमजोर क्षेत्र। निर्यात की संरचना में परिवर्तन। समय के साथ भारत को की निर्यात संरचना प्राथमिक वस्तुओं से हटकर और सेवा निर्यात की ओर स्थानांतरित हो गई है। पारंपरिक निर्यात गिरावट। पारंपरिक निर्यात में गिरावट। पहले निर्यात में मुख्य रूप से चाय, जूट और सूत वस्त्र के कृषि उत्पाद शामिल थे। विनिर्मित वस्तुओं में वृद्धि। इंजीनियरिंग से संबंधित सामान, रासायनिक दवाइयाँ, सेवाओं से निर्यात में वृद्धि। आईटी सॉफ्टवेयर सुविधाएं महत्वपूर्ण योगदान बन गई है। पेट्रोलियम उत्पाद। परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद महत्वपूर्ण निर्यात वस्तु बन गए हैं। निर्यात व्यापार में कमजोर क्षेत्र। वैश्विक व्यापार में कम हिस्सेदारी। वैश्विक व्यापार में भारत की कम हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम है। सीमित उच्च तकनीक निर्यात। विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में उच्च प्रौद्योगिकी निर्यात में भारत की हिस्सेदारी सीमित है। कुछ ही बाजारों में निर्भरता। निर्यात मुख्य रूप से अमेरिका और यूरोप बाजारों पर केंद्रित है। गुणवत्ता में मानक मुद्दे। गुणवत्ता और मानक मुद्दे के कारण भारतीय उत्पादों में कभी कभी अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है। निष्कर्ष है, भारत के निर्यात की संरचना में बदलाव आया है और अब यह विनिर्मित वस्तुओं और सेवाओं की ओर अग्रसर है, जो संरचनात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। हालांकि व्यापार घाटा, समिति विविधीकरण और बुनियादी ढांचे से जुड़ी चुनौतियां जैसे कमजोरियां विकास में बाधा बनी हुई है। वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए इन कमजोरियों का समाधान करना अत्यंत आवश्यक है। तीसरा क्वेश्चन है, घरेलू विनियम से संबंधित कानून में संशोधन करने के लिए FEMA को लाया गया। भारत इन पे टिप्पणियां करनी। भारत में कृषि कोई राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा नहीं है। भारतीय वस्त्र उद्योग अर्थव्यवस्था के सबसे नए और सबसे छोटे उद्योग में से एक है। सरकार की शुरुआत क्षेत्रीय सहयोग की स्थापना से हुई। आंसर है पहले का क्या है, घरेलू विनियम से संबंधित कानून में संशोधन करने के लिए FEMA को लाया गया। ये कथन गलत है, क्योंकि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 में FEMA को घरेलू मुद्रा के बजाय विदेशी मुद्रा के लेन देन के लिए प्रतिबंध करने के लिए अधिनियम किया गया था। इसने पूर्ववर्ती देशों मुद्रा विनियम अधिनियम FERA 1973 का स्थान लिया है। FEMA को निम्नलिखित से परिचित कराया गया। बाहरी व्यापार और भुगतान को सुगम बनाना। भारत की में विदेशी मुद्रा विनिमय को उदार बनाए। FERA के विपरीत
जो प्रकृति में सख्त और विनियामक था। FEMA अधिक लचीला और नियंत्रण के बजाय प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है। इसलिए FEMA विदेशी मुद्रा लेन देन से संबंधित है, न कि घरेलू मुद्रा लेन देन से। इसका ख पार्ट है, भारत के कृषि और कोई राजनीति रूप से संवेदनशील मुद्दा नहीं है। यह कथन गलत है। भारत में कृषि अत्यंत संवेदनशील और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, सब्सिडी और ऋण माफी जैसी सरकारी नीतियां किसानों को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। बात तो इसका सेकंड पॉइंट है, कृषि सुधार अक्सर राजनीतिक बहसों पर और जन आंदोलन को जन्म देते हैं। चुनाव में ग्रामीण मतदाताओं की अहम भूमिका होती है। इस प्रकार भारत में कृषि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों से गहराई से जुड़ा हुई है और इससे राजनीतिक रूप से तटस्थ जा सकता। गैप पॉइंट है, भारतीय वस्त्र उद्योग अर्थव्यवस्था के सबसे नए और सबसे छोटे उद्योग में से एक है। अपना दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है कि ये कथन क्या सही है कि भारतीय जो वस्त्र उद्योग है अर्थव्यवस्था के सबसे नए और सबसे छोटे उद्योग में से एक है। तो इसका आंसर मैं बताती हूँ आंसर क्या है। तो यह कथन गलत है। भारतीय वस्त्र उद्योग देश के सबसे पुराने और सबसे बड़े उद्योग में से एक है। इसका ऐतिहासिक संबंध प्राचीन काल से है। यह औद्योगिक काल के दौरान स्थापित होने वाला प्रारंभिक उद्योग में से एक है। तीसरा पॉइंट है, यह रोजगार और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देता है। चौथा है, यह विदेशी मुद्रा आय का एक प्रमुख स्रोत है। इसलिए वस्त्र उद्योग न तो नया है और न ही छोटा है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था का एक पारंपरिक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो क्या कह रहे हैं कि जो भारतीय वस्त्र उद्योग है वो, ये कथन गलत है कि ये एक छोटा उद्योग है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक उद्योगों में से एक है। तीसरा पॉइंट है, चौथा है अपना सार्क की शुरुआत क्षेत्रीय सहयोग की स्थापना से हुई थी। ये कथन सही है। दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना 1985 में दक्षिण में हुई थी। चौथा पॉइंट है, निम्नलिखित में से के बीच अंतर बताना है। अब आपको ये कुछ 4 अंतर दिए हुए हैं, तो इनमें से आपको अंतर बताना है कि किसका क्या है। पहला है अंतर्मुखी अभिविन्यास और बहुमुखी अभिविन्यास। पूंजी प्रवाह का व्यापक और सूक्ष्म प्रवाह। ठीक है, ये अंतर बताना। पहला है हमारा आंतरिक और बाहरी प्रवास। तो घरेलू बाजार और आयात, इसका जो अर्थ है वो है घरेलू बाजार और आयात प्रतिस्थापन पर ध्यान केंद्रित करता है। निर्यात और वैश्विक बाजारों पर इसके साथ एकीकरण में ध्यान केंद्रित करता है। व्यापार नीति, संरक्षणवादी नीतियां और उदार व्यापार नीतियां, प्रतियोगिता वगैरह। उद्देश्य क्या है और इसमें स्पष्टीकरण किया गया था। अंतर उन्मुखीकरण घरेलू उद्योगों के संरक्षण पर जोर देता है, और जबकि बहुमुखी उद्योग बाहर आंतरिक पर जोर देता है। पूंजी प्रवाह और व्यापार का सूक्ष्म प्रभाव क्या है, इसका आधार व्यापार प्रभाव और माइक्रो इम्पैक्ट क्या है। प्रभाव का सत्र, अर्थव्यवस्था चौड़ा है, इसका व्यक्तिगत फर्मों या क्षेत्रों। केंद्र GDP, मुद्रास्फीति और विनिमय दर, कंपनी का प्रदर्शन और निवेश। उदाहरण, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि, उत्पादन क्षमता में सुधार। जोखिम, मुद्रा अस्थिरता, फर्म स्तर पर वित्तीय जोखिम। फिर है नीतिगत चिंता, राष्ट्रीय आर्थिक स्थिरता और कॉर्पोरेट। इसमें स्पष्ट है कि माइक्रो का प्रभाव से तात्पर्य समग्र आर्थिक प्रभाव से है, जबकि माइक्रो के प्रभाव का व्यक्तिगत वैश्विक परिणामों पर केंद्रित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, निर्यात उन्मुख इकाइयां EOA और विशेष आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, इसमें क्या है, अर्थ है संपूर्ण उत्पादन में निर्यात के लिए स्थापित इकाइयां। विशेष आर्थिक कानूनों के दृष्टिकोण, भौगोलिक क्षेत्र, जगह देश में कहीं भी हो सकता है, विशिष्ट असूचित क्षेत्रों में स्थित है। प्रोत्साहन, कर छूट और शुल्क मुक्त आयात, व्यापक और अवसंरचना संबंधी लाभ। उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश आकर्षित करे और निर्यात को बढ़ावा दे। विनियमन, निर्यात नीतियां द्वारा शासित, SEZ अधिनियम द्वारा शासित।
ठीक है। इसमें निर्यात पर केंद्रित विशिष्ट फर्म, जबकि एजीएट का किया जाता है। लास्ट है अंतर आपका व्यापार संतुलन, बीओटी, और क्या बोलते हैं, और भुगतान संतुलन, बीओपी। बीओटी और बीओपी क्या होता है? तो इसका अर्थ है, तो मैं पहले बीओटी बताऊंगी फिर बीओपी बताऊंगी। वस्तुओं का निर्यात और आयात के बीच का अंतर है, जबकि भुगतान संतुलन में ऐसा है, विश्व के शेष भाग के साथ हुए सभी आर्थिक लेन देन रिकॉर्ड के साथ किया जाता है। व्यापार का संतुलन संकीर्ण अवधारणा होती है और भुगतान का संतुलन व्यापक अवधारणा होती है। इसमें क्या क्या शामिल होते हैं? व्यापार के संतुलन में केवल प्रत्यक्ष शामिल होते हैं और इसमें आयात और निर्यात शामिल होते हैं। वस्तु सेवा पूंजी प्रवाह, और इसमें आयात और निर्यात होता है। इसमें चालू खाता और पूंजी खाता होता है। और व्यापार अधिशेष का या घाटा, इसमें समग्र भारी स्थिति होती है। स्पष्टीकरण ये है कि व्यापार संतुलन में केवल माल व्यापार को ही ध्यान में रखा जाता है, जबकि भुगतान संतुलन में सभी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेन देन को शामिल किया जाता है। आगे है आपका निम्नलिखित विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणियां कीजिए। इन पे भी अब टिप्पणियां करनी है आपको। निर्यात प्रोत्साहन और उपाय, कृषि, व्यापार और आसियान। इसमें आपको जैसे कि ऊपर हमने थर्ड क्वेश्चन में कुछ टिप्पणियां थी, वैसे ही इनमें कुछ टिप्पणियां करनी है कि इसमें जो आपको निर्यात प्रोत्साहन है उसमें क्या उपाय कर सकते हैं और कृषि के व्यापार में क्या उपाय कर सकते हैं। तो आपका क्या पॉइंट है? निर्यात प्रोत्साहन उपाय। निर्यात प्रोत्साहन उपाय सरकार द्वारा घरेलू उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के सामान और सेवाएं बेचने के लिए प्रोत्साहित करने के हेतु प्रदान की जाने वाली नीति और प्रोत्साहन है। चूंकि निर्यात से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और देश का व्यापार संतुलन बेहतर होता है, इसलिए सरकारें निर्यात को सक्रिय रूप से समर्थन देती है। निर्यात प्रोत्साहन का प्रमुख उपाय क्या है? वित्तीय प्रोत्साहन। वित्त मतलब फाइनेंस। सरकार निर्यात लागत को कम करने के लिए प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिटिव बढ़ाने के लिए सीमा शुल्क वापस, कर छूट और सब्सिडी प्रदान करती है। निर्यात ऋण सुविधाएं। अब बैंक निर्यात को रियायती ब्याज दरों पर माल भेजने के से पहले और माल भेजने के बाद ऋण प्रदान करता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र। इसके लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र है SEZ को काम करने वाले निर्यातों का कर छूट, शुल्क मुक्त आयात। और इसमें ये बताया गया कि आपको निर्यात को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा निर्यात करोगे तो उसमें जो आपका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा होगा, आपके पास जो पैसा है वो आएगा। किसी भी देश को अच्छे से डेवलप होने के लिए दूसरे देश में एक्सपोर्ट ज़्यादा करना पड़ता है और इम्पोर्ट कम करना पड़ता है। जो जो भी देश है वो जिससे कि अच्छा चल सके। ठीक है, तो इसमें ये फिर आपका आता है दूसरा पॉइंट C है इसमें, सॉरी, आसियान। दक्षिण पूर्वी एशिया देशों में संगठन एक क्षेत्रीय संगठन है जिसका गठन 1967 में दक्षिण पूर्व एशिया के बीच हुआ था। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।